हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV और आज हम बेसिक समझने वाले हैं कि भैया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, डेरिवेटिव में चार पार्ट होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। तो इन चार पार्ट में से हम अभी दो पार्ट को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इसमें क्वेश्चन भी रिवाइज नहीं होगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, समझ में आएगा कि भैया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पर देखा जाए सिमिलैरिटी क्या है इसमें, देखा जाए तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का अगर इंग्लिश लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश में फॉरवर्ड मतलब आगे का सोचना, फ्यूचर्स भी आगे का ही होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो दोनों की सेम है और 70 to 80% सेम ही है, बट कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। तो अगर सिमिलैरिटी देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन तो दोनों का सेम होता है, पर डिसिमिलैरिटी क्या है कि जो पार्टीज़ है, फॉरवर्ड में जो पार्टीज़ होती है वो पार्टीज़ कोई भी हो सकती है कि मैंने मेरे दोस्त के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और एसेट भी कोई सा भी हो सकता है। तो क्या बोला है कि मैंने मेरे दोस्त के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया 3 महीने बाद मैं तेरे से शर्ट खरीदने वाला हूँ, तो ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज़ कोई सी भी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, बैंक हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो अगर जैसे कि बैंक है तो बैंक के साथ हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कि देखो बैंक 3 महीने बाद मुझे आपसे इतने डॉलर लेने हैं, तो जो बैंक बेचेगा उस पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो दोस्त शर्ट बेच रहा था, उस पर मैंने बात कर ली, तो अंडरलाइंग एसेट हो गई शर्ट। बैंक के केस में क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया हमारे डॉलर्स। तो बैंक को बोला कि यार देखो यार, मेरे को कुछ पे करने का है सामने वाले को, तो ऐसा करते हैं कि 3 महीने बाद का फॉरवर्ड बुक कर लिया कि 3 महीने बाद फॉरवर्ड अभी बुक कर लिया उसने, 3 महीने बाद लेगा और सामने वाले को दे देगा। तो इस तरीके से बैंक से फॉरवर्ड बुक कर लेते हैं। बट फ्यूचर्स के केस में क्या होता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फॉरवर्ड में तो कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है, पर जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में एक पार्टी तो होगी स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ होते हैं, तो इसमें सारी एसेट तो आने से रही, शर्ट, बर्तन, सब्जियाँ, ये थोड़ा ना बेचता स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ चलती है। तो इधर भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दी जाती है। उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और इसकी हर एक मैच्योरिटी डेट रहती है। मतलब कि जैसे कि हम फॉरवर्ड करते हैं, तो किसी भी पर्सन के साथ फॉरवर्ड करते हैं तो हम रैंडमली 4.5 महीने भी कर सकते हैं, 5 महीने भी कर सकते हैं, दोस्त के साथ ही तो कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ ही तो कर रहे हैं, कितने के साथ कैसे भी कर सकते हैं। पर स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होती है। जैसे 1 महीने का फ्यूचर, 2 महीने का फ्यूचर, 3 महीने का फ्यूचर, ऐसा दिया हुआ रहता है। और उसकी पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होती है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 1000 फ्यूचर खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज का जो है एरिया वाइड होता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एरिया वाइड नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है। पर अब देखा जाए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो हम किसी भी एसेट पे ट्रेड कर सकते हैं, पर स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा होने से रहा। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब इधर सेलर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, हाँ, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, बायर एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें बायर क्या है, उसमें बायर पे ऑब्लिगेशन क्या हो गई, इस एग्रीमेंट से ऑब्लिगेशन क्या हुई, बायर को ये ऑब्लिगेशन हुई कि वो पे करेगा एक प्री नेगोशिएटेड प्राइस। प्री नेगोशिएटेड प्राइस मतलब कि एक एग्रीमेंट हुआ, प्राइस डिसाइड हुई, 3 महीने बाद वो पे करेगा। और ऑब्लिगेटिंग जो सेलर है, सेलर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट को बेचेगा। जैसे कि अगर BMW कार को बेचने की बात हुई, तो BMW कार की स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट को बेचेगा। डिलीवर ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक कार की बात हुई तो एक कार बेचेगा, और इसमें मॉडल नंबर होगा, उसकी क्वालिटी होगी, तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी के हिसाब से बेचेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफिक डेट और प्लेस पे ये चीज़ें बेची जाएगी। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड है। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में भी यही सब होता है, बट जो सेलर होता है, सेलर जो उस केस में, सेलर उस केस में कौन होता है उसमें एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज सारी जिम्मेदारी लेता है। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सचेंज के साथ करता हूँ, जिसमें एक्सचेंज सारी जिम्मेदारी लेता है। तो अब देखा जाए तो हम अपने नॉर्मल केसेस में देखें, सराफा बाज़ार में, इन सब केसेस जो भी हम नॉर्मल पीपल फ्यूचर्स में थोड़ी ना जाते हैं, नॉर्मल पीपल फॉरवर्ड में ही जाते हैं।
तो फॉरवर्ड में जाते हैं, फ्यूचर में नहीं जाते। क्योंकि फ्यूचर में एसेट ही कम है, अंडरलाइंग एसेट ही एक ही है, सिक्योरिटीज़। तो कोई दूसरी एसेट पे तो मैं कर ही नहीं सकता। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है कि भैया बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज है इनकी सेट मैच्योरिटी डेट होती है। मैं अपने हिसाब से मैच्योरिटी डेट को फिक्स नहीं कर सकता, और कोई नेगोशिएशन भी नहीं होता प्राइस का एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का प्राइस ये है, कितने रुपए का फ्यूचर है, तुमको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, टेक इट और लीव इट। तो कोई एग्रीमेंट का नेगोशिएशन, कोई प्राइस नेगोशिएशन भी नहीं होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो फिर भी लोग फ्यूचर क्यों खरीदते हैं? कारण फ्यूचर खरीदने का, क्योंकि देखो फ्यूचर फिर भी क्यों फेमस है? फेमस इन द सेंस कि फ्यूचर फिर भी क्यों चल रहा है? गाइस, अगर इतनी सारी ही डेफिशिएंसीज है तो फ्यूचर नहीं भी चलना चाहिए, पर फिर भी फ्यूचर क्यों चल रहा है? तो कारण ये है उसका कि सबसे पहले फॉरवर्ड में डिफ़ॉल्ट रिस्क है। अब आपने कल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरवर्ड का, क्या देखो 3 महीने बाद जो है BMW बेचने की है, ठीक है? तो सपोज करो कि 3 महीने बाद जो है कार सेल करनी पड़ेगी 10 लाख की। तीसरे महीने में कार की वैल्यू 15 लाख हो गई। क्या वो बेचेगा 10 लाख में? वो भाग जाएगा, क्योंकि उसने सेल का करके रखा था, 15 लाख हो गई, भाग जाएगा। बोलेगा कि चलो ठीक है, बच गए मेरे रुपए। नहीं तो कौन उसको 3 महीने बाद जो है कार को परचेस करेगा? एक तो 15 लाख में, वो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 लाख में, तो हो गया उसका तो 5 लाख का हो गया नुकसान, उसको तो खड़े खड़े नुकसान हो गया। तो उस केस में भाग जाएगा, हो सकता है ये। और उल्टा ही देख लो कि सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट था भैया 10 लाख का, कार हो गई 7 लाख की। अब 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हो गए 7 लाख का, तो उसमें परचेसर भाग जाएगा। परचेसर ये सोचेगा कि मैं क्यों अब उसको 10 लाख पे करूँ, जब इस कार की वैल्यू ही 7 लाख है, तो 7 लाख से मैं मार्केट में खरीद लूँगा। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बैंक इन्वॉल्व है तो फिर तो नहीं होने सर, क्योंकि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, उसको जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर जो ऐसे केस में तो हो सकता है ना, जो एक नॉर्मल केसेस है उसमें तो हो सकता है। तो इसमें प्रोटेक्शन क्या है? इसमें प्रोटेक्शन है सिर्फ कोर्ट में जाओ, केस उलझाओ, झंझट है कोर्ट जाने आने का, ये सब चीज़ें, ये सारे लफड़े। तब उस केस में क्या करें? इस केस में क्या करें, ठीक है ना? हैंस फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट की होती है। अब ये झंझट से बचने के लिए लोग फ्यूचर में जाते हैं, क्योंकि बैटिंग ही करनी ना, ठीक है मैं स्टॉक्स में कर लूँगा, बट ये है कि स्टॉक्स के लिए नॉलेज चाहिए। और ठीक है, तो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए स्टॉक मार्केट की होती है। फ्यूचर में बोलता है कि हम अगर सामने वाला दिक्कत भी पैदा कर रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट क्या बोल देगा? स्टॉक मार्केट बोल देगा कि मैं इसको रिकवर करके दूंगा। तो फ्यूचर्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टॉक मार्केट की होती है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ स्टॉक मार्केट विल ऑनर। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो स्टॉक मार्केट ऑनर करेगा आपको। तो डिफ़ॉल्ट के केस में जो है स्टॉक मार्केट ऑनर करेगा। तो अब देखो क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ, मुझे फ्यूचर्स खरीदने के, तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज, सामने वाली पार्टी, मैंने उसको बोला कि मेरे को फ्यूचर खरीदना है, 3 महीने बाद मैं फ्यूचर खरीदूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? देखेगा क्या 3 महीने बाद किसी को बेचने का है क्या फ्यूचर? अच्छा, तेरे को बेचने का है, तो जिसको बेचने का है हमको नहीं पता, एज अ बायर, फ्यूचर बायर मुझे नहीं पता कि फ्यूचर सेलर कौन है। मुझे तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज दिखता है, तो मैं उसको फ्यूचर एक्सचेंज सेलर मानता हूँ। पर अगर देखा जाए तो फ्यूचर जो स्टॉक मार्केट है वो तो एक इंटरमीडिएट हो गया। वो फ्यूचर सेलर को ढूंढेगा, वो फ्यूचर सेलर और फ्यूचर बायर ऐसे करके प्राइस को काटेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो फ्यूचर को बाय करना और फ्यूचर को सेल करना ऐसे चलता, मतलब स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर बायर के लिए स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर सेलर होगा, और एक जो फ्यूचर सेलर है उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर बायर होगा। इस तरीके से चलेगा। क्योंकि अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर को अगर फ्यूचर सेल करना है, मतलब F- करना है, तो अब वो स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? उसके लिए तो स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर बायर है, पर स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर बायर्स को ढूंढेगा, पर्सन्स को ढूंढेगा जिसको बाय करने का है, और फिर ऐसा करते हुए जो है कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करेगा कि हाँ इसके और इसके बीच में है कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में भी तो हो सकता है ये सीन। सपोज करो स्टॉक मार्केट बेचती BMW, चलो बेचती, तो उस केस में अगर ये सब चीज़ें होती तो डिफ़ॉल्ट भी तो हो सकता है उस समय भी वॉलेटिलिटी हो, और उस समय भी अगर
कार 10 लाख के 15 लाख में हो जाए, तो जो फ्यूचर सेलर है वो 10 लाख में क्यों बेचेगा? वो 10 लाख में तो बेचेगा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे? वो भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो क्या करेंगे भैया? भाग जाएगा तो ऐसे केस में स्टॉक मार्केट क्या करेगा? स्टॉक मार्केट को ला के देगा। अब ऐसा करेगा तो ऐसे तो हर कोई भाग जाएगा, और ऐसे तो स्टॉक मार्केट की ही जिम्मेदारी हो जाएगी। वो कितना लॉस हो जाएगा स्टॉक मार्केट को? उससे बचने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज वाला क्या करता है? मार्जिन जमा करवा देता है। बोलता है कि तुम मार्जिन जमा करो। मार्जिन तो तुमको जमा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं उसका। तो मार्जिन जमा करवा दिया। अब मार्जिन जमा कर दिया तो क्या हो गया कि सपोज़ करो 10 लाख का 15 लाख हो गया, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज वालों को लगता है कि यार मार्जिन में इतनी वॉलेटिलिटी तो रहती है, तो उसको क्या हुआ कि वो भागने से पहले सोचेगा क्या मार्जिन जमा है मेरा। अब जैसे मार्जिन जमा करवाया, तो मार्जिन जमा करवाया, अब हर एक दिन का जो है प्राइस कैलकुलेशन होगा कि चलो डे 0 पे मार्जिन जमा करवा लिया। अब डे 1 पे BMW की प्राइस 10,000 बढ़ गई। अब BMW की प्राइस 10,000 बढ़ गई तो उस केस में हो सकता है सेलर भाग जाएगा। 10,000 बढ़ गई ना, कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद ही होगा, पर एक दिन बाद जो है 10,000 बढ़ गई, तो उस केस में क्या करेगा? सेलर के मार्जिन में से 10,000 काट लेगा और बायर के मार्जिन में जोड़ देगा और बढ़ा, क्योंकि एकदम से थोड़ी ना 5 लाख बढ़ने वाले, एकदम से इतनी वॉलेटिलिटी थोड़ी ना होने वाली, दिन प्रतिदिन वो बढ़ेगा, ठीक है। अब वापस से BMW की प्राइस बढ़ी, सेलर का मार्जिन कट हो गया, क्योंकि देखो सेलर ने तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी करके रखा था कि मैं 10 लाख में बेचूंगा, तो ठीक है ना। धीरे धीरे सेलर करके अब सेलर अपने पैसे दे रहा है, सेलर ऊपर के पैसे दे रहा है, तो ठीक है 10 लाख 50,000 हो गई, तो बचे भाई 40,000 उसके मार्जिन से कट हो गए, बायर के मार्जिन में गए। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज को लग रहा है कि देख इसका मार्जिन तो ख़त्म हो जाएगा, तो उस केस में जो है स्टॉक एक्सचेंज वाला सेलर को बोलेगा कि भाई तू अपना और मार्जिन जमा कर। और अगर उसने मार्जिन नहीं जमा करा, गया मार्जिन नहीं जमा करा, तो ठीक है, जब उसने मार्जिन नहीं जमा करा तो उसने पैसे जो एक्सेस के पैसे थे जो नेटिंग के पैसे थे वो तो मिल ही गए ना, वो तो मिल गए, उसका तो फ़ायदा हो ही गया उसको। तो उस केस में क्यों जो है सेलर वो भागता नहीं है, क्योंकि भागेगा पकड़ में आएगा, वो दिक्कत रहेगी जमाने भर की। वो वैसे भी ज़्यादा के पैसे तो वो दे ही चुका है, जितने पे उसको गेम खेलना था उतने पैसे तो वैसे ही जा चुके, तो भागने का मतलब ही क्या है। तो इस केस में सेलर और पैसे जमा करवाएगा वॉलेटाइल। तो ये हम आगे के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, ये तो बहुत हम आगे के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, बट एक ये बेसिक चीज़ है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में, कि फ्यूचर में ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट आ जाता है, तो उस केस में जो है एक सर्टेनिटी रहती है और हम बच जाते हैं, हम किसी के मिसकंडक्ट से बच जाते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उस सब चीज़ों को देख रहा है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसको स्टॉक एक्सचेंज को जो है सेबी देखता है, उस तरीके से जो है चीज़ें वर्कआउट करती है। तो इस तरीके से जो है हमने फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में पढ़ा है। होप सो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आई होगी, और बाकी जो भी होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।